गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI 247 पर। और इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर तक पढ़ लिया था और आज हम लोग चैप्टर 5 पर्यावरण अध्ययन को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम ये चैप्टर शुरू करें, मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी शुरू के 4 चैप्टर नहीं देखे हैं वीडियो, जाकर वो मेरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण को हम लोग अंग्रेजी में एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है हमारे इस चैप्टर में। और एक बात और बता दूं कि ये जो पर्यावरण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, और मात्र यह छात्रों के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, आम नागरिकों के लिए, जो आम जनता है उसको भी पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए कि ये क्या है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप इसको बाद में वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं बाद में। अभी फिलहाल समझ लीजिए। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एनवायरनमेंट किस भाषा से लिया गया है, ऑप्शन दे देता है फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन और अमेरिकन। तो जवाब जो होगा आपका फ्रेंच लैंग्वेज होगा। और इसका अर्थ होता है इस शब्द का, एनवायरनर का जो अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। तो आसपास का जो वातावरण है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पर्यावरण अधिनियम जो लागू किया गया था भारत में, वो 1986 में लागू किया गया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का जो अधिनियम था वो कब लागू किया गया था, तो वो था 1986। और इसको अगर हम लोग चित्र के माध्यम से समझें तो यहाँ पर देखें हम लोग चित्र में, ये जो जीवमंडल है, जीवमंडल मुख्यतः 3 चीजों से बना हुआ है हमारा। पौधे और जंतु जीवमंडल के भाग होते हैं। तो ये 3 चीजों से बना हुआ है। वायुमंडल में पाए जाते हैं, जलमंडल में पाए जाते हैं और स्थल मंडल में पाए जाते हैं। इन सबके सम्मिश्रण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। जो भी ये हमारा एक तंत्र है उसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इस टॉपिक में, इस पीपीटी में मैंने केवल महत्वपूर्ण, बहुत ही जो अति महत्वपूर्ण है उनको मैंने कवर किया है पूरा, और लगभग सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो यह सारा जो नोट्स है इसको आप जरूर बना लीजिएगा और आप पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आए। पर्यावरण के घटक और उसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। तो आपको मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि पर्यावरण जो है, तो जैविक और अजैविक 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं। और अजैविक को हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो इसका जो अजैविक का मतलब है, मतलब अ पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो स्थल मंडलीय पर्यावरण है, वायुमंडल पर्यावरण है, जलमंडल पर्यावरण है, जिनका जैसे मिट्टी हो गई, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, इनके पास कोई लाइफ नहीं है, मतलब इनको हम लिविंग थिंग्स में नहीं लेते हैं, तो ये अजैविक होते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है वो जैविक पर्यावरण, इसी में हम लोग के पौधे और जीव जंतु आते हैं जिनको सजीव माना जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि आप इसके मास्टर नहीं बनना है, आपको मास्टर डिग्री नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको बस सिंपल ये जानना है कि जो पर्यावरण होता है 2 प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। अगला देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पॉइंट्स में मैंने नोट्स बना दिए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जितने भी ये डॉट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे, तो इस पॉइंट्स को आप जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी पूरा हमारा नोट्स इसी पर बेस होगा। तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति ये मैंने बता दिया है, फ्रेंच भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो होता है मैंने भी बता दिया आपको, जिसमें
आपके पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके इंटरेक्शन को, जैसे जो जैविक होते हैं, समस्त जीव जैविक, और भौतिक पर्यावरण ही क्या होता है, अजैविक। तो जैविक और अजैविक के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो इकोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं कि इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। इकोसिस्टम का जो पहली बार जो प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में। और अगला हम देखते हैं यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मरे हुए जीव जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनको सड़ा गला कर मिट्टी में मिला देना, जो जीव सूक्ष्म जीव करते हैं उनको डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, कवक आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से मुझे याद आया कि ये उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो वायरस होता है, विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं और वायरस जो होता है उसको विषाणु बोलते हैं। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 जो फैला हुआ है, कोरोना, ये एक वायरस है, विषाणु है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। ये सारे पॉइंट्स आप बस याद कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। ऑप्शन दे सकता है कि जो सूर्य से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो किन रूप में प्राप्त होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और एक जानकारी मैं यहाँ पर और दे दूं आपको, जो सूर्य की ऊर्जा है वो पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए, मैंने एक फोटो के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप इसको बहुत ज़्यादा आपको इसके डीप में नहीं जाना है, बस आप समझ लीजिए कि जो सबसे छोटा जो पदार्थ का जो भाग होता है वो अणु या परमाणु बोलते हैं। अणु से मिलके हमारी कोशिका बनती है और कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। जैसे हमारा एक-एक तंत्रिका ऊतक हो गया, मस्तिष्क हो गया, और ऊतकों के समूह से ही प्राणी का निर्माण होता है या जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और जीव मिलके एक तरीके के जीव जो मिलते हैं तो उनसे जनसंख्या बनती है। जनसंख्या के मिलने से समुदाय बनता है और समुदाय के मिलने से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और पारिस्थितिकी तंत्रों के सम्मिश्रण से जैवमंडल बनता है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, सबका अलग-अलग। देखिए यहाँ पे जैवमंडल क्या होता है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया मैंने। ठीक है, और समुदाय क्या होता है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह। और जनसंख्या क्या है, एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना। तो इस तरीके आप सारी ये चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। हम आगे चलते हैं। पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। यही ग्लूकोज जो होती है ऊर्जा होती है। पौधों में जो ऊर्जा होती है ग्लूकोज के रूप में होती है और क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग जो होता है हरा होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और जल के द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है पौधे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। इसीलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, हिरण, बकरी इत्यादि। इन सारी चीजों को जो मैंने यहाँ नोट्स लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉज करके वीडियो नोट्स भी बनाएंगे तो बड़ा आसान भाषा में लिखा गया है। जो मैं इसमें आपको बताऊंगा अगले फिगर के माध्यम से पूरा मैं समझा दूंगा आपको, जो मैंने फिगर बनाया है। यहाँ पे एक चीज, परजीवी क्या होते हैं वो समझ लीजिए। वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मानव और पशुओं में लगने वाले जू, पशुओं की खाल पर चिपकने वाले जो किलनी होती है, इसके प्रमुख उदाहरण है।
अब हम इस फिगर के माध्यम से इस पूरे चीज को समझ लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है उपभोक्ता और उत्पादक के बारे में। ये एक पिरामिड होता है, इसको हम लोग 10% लॉ भी बोलते हैं। 1942 में लिंडमान ने इसका प्रतिपादन किया था। ये 10% लॉ क्या बोलता है कि जो भी हम यहाँ पे उत्पादक होता है, उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे जो एनर्जी सौर ऊर्जा से लेते हैं, जो सूर्य से जो एनर्जी का जो फॉर्म लेते हैं, तो इन पेड़ पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, जैसे गिलहरी, खरगोश इत्यादि जो होते हैं वो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं जो इनको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को, जैसे आपके लोमड़ी हो गई और सांप हो गए इत्यादि, ये सब चीजें होते हैं। और जो इनको खाए उनको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जो तृतीयक उपभोक्ता को खाए उसको शीर्ष परभक्षी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, वो जीव जंतुओं को खा जाता है। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है, तो इस पिरामिड में जो ऊर्जा होती है वो 10% के स्तर से संचरित करती है। जैसे अगर यहाँ पे 100% अगर 100 ऊर्जा आई है तो इसका 10% कितना हुआ? 10, तो यहाँ पे 10 जाएगा। और इसका 10% कितना हुआ? 1, तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता को 1 जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और इसका 10% कितना हुआ? 0.1, तो यहाँ पे देखिए 0.1 जा रहा है। तो ये 10% लॉ है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें आपको अंदर नहीं जाननी है, बस आप ये जानिए इसको ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, आपको आईटीआई की दृष्टि से आपका इसमें महत्वपूर्ण क्या है? बस इतना महत्वपूर्ण, ऊर्जा का पिरामिड किनके मध्य होता है? तो आप बताइएगा, उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य ये पिरामिड बनता है। और सब चीजें इसमें काफी बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। और एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी हो सकती है, 1942 में लिंडेमान ने इसका नियम लिखा था, 10% का जो बोलते हैं हम लोग। इसीलिए 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अंदर टेक्निकल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन पे हम लोग लेख लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक इस फिगर के माध्यम से पॉल्यूशन को बताना आपको सहज समझा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि आप जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए जो इम्पोर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन, जो प्रदूषण होता है जो हमारे वातावरण को दूषित करे, वही उसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। अगर परिभाषा कोई पूछे, ये निम्नलिखित 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एयर प्रदूषण, इसको हिंदी में वायु प्रदूषण बोलते हैं। वाटर, जल प्रदूषण। सॉइल, मृदा प्रदूषण। नॉइज, जिसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव, जिसको हम लोग रेडियोधर्मी पॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये किससे किससे होता है ये समझ लेते हैं। एयर पॉल्यूशन जो होता है, टॉक्सिक जो गैसेज होती हैं, जो फैक्ट्रियों से निकलती हैं, उनसे होता है। सबसे बड़ा जो प्रदूषक है उसको बोलते हैं सीओ, याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। अगला है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे कार ओर से निकलता है। और ये सीओ भी निकलता है, तो बहुत ये हानिकारक होते हैं। सीओ तो बहुत ही हानिकारक है, सीओ और CO2, तो ये 2 बहुत ही मुख्य प्रदूषक हैं जो हमारे धरती के तापमान को भी बढ़ा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन में जो हम लोग फैक्ट्री के जो केमिकल्स हैं जो हमारे पानी में मिल जाते हैं, ठीक है, या घरों से जो हम लोग कूड़ा करकट जो हम लोग जल में या उसमें नदियों में मिला देते हैं, तो इससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे हम लोग जल प्रदूषण बोलते हैं। एयर, सॉइल और लैंड प्रदूषण, इसको मृदा प्रदूषण बोलते हैं। ये कैसे होता है? जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं, जो हम लोग खेतों में जो यूज करते हैं, केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स अपने अनाज की वृद्धि के लिए, वो हमारे मृदा को खराब कर देते हैं, हमारी मिट्टी को खराब कर देते हैं, जैसे वो उसको हम लोग मृदा प्रदूषण बोलते हैं। नॉइज प्रदूषण जो होता है, तेज ध्वनि से, जैसे बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उसमें बहुत बड़े-बड़े यंत्र होते हैं, तो उनकी आवाज़ से, या मोटर कार और शहरों में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो हमारे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे हम लोग सुने होंगे न्यूज़ में कि इस देश ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने सैटेलाइट भेजा, तो उससे जो हमारे केमिकल्स निकलते हैं, जो रेडिएशन होता है, उससे ये पॉल्यूशन फैलता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये त्वचा को खराब कर देता है और शरीर में और विकृतियाँ पैदा करता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल लें, तो अगर जो परमाणु बम गिराया गया था जापान पे,
तो उससे बहुत लोग विकलांग और बहुत विक्षिप्त हो गए थे लोग। तो आज भी उनके जनरेशन में लोग विकलांग या कुछ अलग लोग पैदा होते हैं जिनकी कुछ शरीर की चीज़ें विक्षिप्त होती हैं। तो वो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये जनरेशन्स में कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं मानव जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की जो परतें होती है, हमारी जो वायुमंडल है वो परतों में विभाजित होती है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये हमारी पृथ्वी है, तो एक ये जो लेयर है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इस क्षोभ मंडल की जो दूरी होती है पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर दूरी होती है, देखिए यहाँ पे। और आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे। इस क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम परिवर्तन होते हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, तूफान आना, जो भी होता है इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। तो ये प्रश्न के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मंडल है हमारा समताप मंडल है। इसमें जो होता है तापमान नियत रहता है और यहाँ पे कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे बादल उदल यहाँ नहीं बनते हैं, बारिश यहाँ पे नहीं होती है। और समताप मंडल की जो दूरी होती है वो 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी आपके हवाई जहाज होते हैं इसी मंडल में चलते हैं। और एक चीज और है, यहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है, समताप मंडल में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बचाता है। मनुष्य को पराबैंगनी जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, वो नुकसानदायक होती हैं, इसीलिए वो वहीं पे उनको रोक देता है। मध्य मंडल होता है, ठीक है। इसमें मध्य मंडल जो होता है, आपकी दूरी जो होती है देखिए यहाँ पे 50 से 80 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। और इसका काम क्या है, जो भी उल्का पिंड आते हैं उनको वहीं पे वो इस परत में जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है मानव जाति के लिए। आयन मंडल जो होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के आयन पाए जाते हैं और इसकी जो दूरी होती है 80 से 400 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र होता है। और संचार की दृष्टि से ये मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है 400 किलोमीटर से जो बाहर की जो दूरी होती है, मतलब पृथ्वी से लेके यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के बाहर की जो दूरी हो गई उनको बोलते हैं हम लोग वायुमंडल। इसी मंडल में जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है और यहाँ पर हमारे सैटेलाइट जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। ITI की दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपका महत्वपूर्ण यहाँ पे है पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसके जो नाम है, अब नाम याद रखिएगा। जो सबसे निचला जो सतह होता है उसको क्षोभमंडल बोलते हैं और जो सबसे बाहरी जो मंडल होता है उसको वायुमंडल बोलते हैं। ओजोन परत किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में। हवाई जहाज किसमें चलता है, समताप मंडल में। बारिश किसमें होती है, क्षोभमंडल में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ITI की दृष्टि से। इसमें अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कितनी होती है, 21% होती है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसकी मात्रा जो होती है 21% होती है। तो ITI की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 21% होती है ऑक्सीजन। और आपका जो अन्य गैसेज होते हैं वो, अब जैसे जैसे अगर आप जोड़ेंगे तो 78 और 21 कितने हो जाएंगे आपके, 99 हो जाएंगे। तो बाकी जो गैसें होती हैं 1% होती हैं। जैसे ऑर्गन गैस की मात्रा जो होती है 0.93% होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा परसेंटेज है ये कभी कभी पूछ देता है। एक चीज यहाँ पे, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस, इसको हम लोग CH4 बोलते हैं, मीथेन। तो ये कुछ चीजें थी जो पर्यावरण से रिलेटेड थी। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानकारी देने वाला है कि ये क्या होता है। लेकिन आज समय ज़्यादा हो गया है, तो ये जो टॉपिक है हम लोग और कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और फिर से आप इस वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो आपको, तो आप मुझे इन दिए गए नंबरों या ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपको रिप्लाई करूँगा। और आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी कर सकें। और साथ ही एक और निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें,
जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।